Hello everyone, welcome to Judiciary Plus. As I promised, I have come up with the revision series for MPCJ and UKCJ. यूकेसीजे का ऑलरेडी एग्जाम का डेट आ चुका है जो कि मार्च में होने वाला है। एमपीसीजे जो है कभी भी डेट अनाउंस हो सकता है, आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड होना है। इसके लिए हम लेकर आए हैं रिवीजन सीरीज। बेनिफिट्स ये है रिवीजन सीरीज की कि आप जो है डिसिप्लिन में रहोगे। डेली के डेली जो है हम जो कवर करेंगे उसके साथ जो है आप भी बेयर एक्ट ओपन करो। साथ में मैंने बेयर एक्ट यहाँ पे भी ओपन कर रखा है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और एवरी सेक्शन जो है हम प्री एग्जाम के बेसिस पे कवर करेंगे, बट हम एकदम सैलो तरीके से कवर नहीं करेंगे, थोड़े अंदर जाके करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द इंडियन एविडेंस एक्ट। एज वी नो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एक्ट एंड दिस विल आस्क इन एमपीसीजे एज वेल एज यूकेसीजे। सो हम सबसे पहले ये एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द प्रोसीजरल लॉ जो कि आपके हर एक स्टेट जुडिशरी में पूछा जाता है। सो दिस एक्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। चाहे आप एमपीसीजे यूकेसीजे में अपीयर नहीं हो रहे हो, आपका टारगेट स्टेट कोई और हो, तो भी ये एक्ट जो है ऑलमोस्ट सारे स्टेट में आता ही है। इसलिए मैंने ये एक्ट जो है सबसे पहले लिया है। तो चलिए बिगिन करते हैं हम आज के सेशन के साथ। तो सबसे पहली जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट में वो ये है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है कि टोटल नंबर्स ऑफ सेक्शन कितने हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ जो है चैप्टर्स वो कितने हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है। तो इनका अरेंजमेंट काफ़ी बार एग्जाम में आया है। तो टोटल सेक्शंस जो हैं वो 167 है आपके पास इंडियन एविडेंस में एक्ट में। एंड जो चैप्टर है वो चैप्टर है 11 चैप्टर। एंड पार्ट कितने हैं ये भी क्वेश्चन में आता है, तो पार्ट है थ्री पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, तो माइंड में रखिएगा। सेक्शन 167 है, चैप्टर 11 है एंड पार्ट 3 है, ठीक है। ये याद रखिएगा बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस एक्ट। देन हम आते हैं जो है इंडियन एविडेंस एक्ट कब आया था। 1872 में ये एक्ट जो है इनैक्ट हुआ था हमारा, ठीक है। पहला पार्ट जो है वो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से डील करता है, ठीक है। और उसके बाद ये टोटल 3 हैं और 3 पार्ट्स हैं। चैप्टर जो है 11 जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये देखिए ये सब जो है सेक्शंस दिए गए हैं या इंडेक्स बेसिस पे, तो हम अंदर से पढ़ते हैं। पहले तो ये देख लीजिए, पार्ट 2 में प्रूफ्स के बारे में बताया गया है। एंड जो आपका पार्ट 3 है, पार्ट 3 हमारा यहाँ से चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट है, वो प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस के बारे में बताया गया है। तो ये भी दिमाग में रखिएगा अपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जो है प्रोविजंस के साथ। बिफोर स्टार्टिंग दैट, ये एक्ट जो है एक्ट नंबर 1 है। 1872 में ये पहला एक्ट था जो कि लाया गया था। सो दिस इज एक्ट नंबर 1, वेरी इजी टू रिमेंबर, एक्ट नंबर 1, ठीक है। ये एक्ट को इनेक्ट किया गया था कब? 15 मार्च को 1872 को। 15 मार्च को हमारा कंज्यूमर डे भी होता है, इससे भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि 15 मार्च जो है ना 1872 को, उस दिन ये लाया गया था, इनेक्ट हुआ था हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। और ये बिल से जो है एक्ट में कन्वर्ट हो गया था किस दिन? 15 मार्च के दिन, ठीक है, याद रखिएगा। देन जो है हम आते हैं अपने प्रियम्बल की तरफ। प्रियम्बल क्या बोल रहा है? ये जो एक्ट है ये क्या करता है? ये डिफाइन करता है, कंसोलिडेट करता है, अमेंड करता है। 3 वर्ड्स याद रखिएगा, क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। क्या करता है ये? कंसोलिडेट करता है, डिफाइन करता है, अमेंड करता है। लॉ किससे रिलेटेड? एविडेंस एक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तीनों चीज़ ये भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि आजकल जो है क्वेश्चन काफ़ी अंदर से पूछे जा रहे हैं, इसलिए याद रखिएगा कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड, तीनों वर्ड इस एक्ट में यूज़ किए गए हैं। अब आते हैं हम अपने पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 जो है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बता रहा है। इसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो प्रिलिमिनरी चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले आता है शॉर्ट टाइटल। जैसे कि सारे एक्ट में शॉर्ट टाइटल में क्या होता है, एक्ट का नाम दिया रहता है, वैसे इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 है, इस एक्ट का नाम सेक्शन नंबर 1 में दिया है, ठीक है। ये एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में एक्सटेंड करता है। नाउ दिस विल बी नॉट एप्लीकेबल फॉर यू एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब नहीं एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जैसे ही आर्टिकल 370 को जो है हटाया गया, ये सारे एक्ट जो हैं वो एप्लीकेबल हो गए हैं पूरे होल ऑफ इंडिया में। नाउ
अब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का ये एंट्री नंबर कितना है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू बिकॉज ऑलरेडी इसके बाद एक एग्जाम हो चुका है। एंड अब जो है एमपीसीजे में आने के चांसेस बहुत ही कम है। यूके सीजे के लिए आप याद रखिएगा, बट चांसेस इज वेरी लो। 42 और 44 कोई एक एंट्री है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, बट चांसेस आर वेरी लो, ठीक है। अब जो है ये इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जितने भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होते हैं ना, उस पे इंडियन एविडेंस एक्ट जो है हमारा वो अप्लीकेबल होता है। और क्या होता है, वैसे लॉ पे जो कोर्ट के सामने हो रहे हैं और जिसमें इंक्लूड होता है कोर्ट मार्शल, यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएंगे जो कोर्ट के सामने होंगे, और जो कोर्ट मार्शल भी होगा, लेकिन वैसा कोर्ट मार्शल इसमें इंक्लूड नहीं होगा जो कि आर्मी एक्ट के अंदर, नेवी डिसिप्लिन एक्ट के अंदर, या इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट ऑफ 1934 और एयर फोर्स एक्ट के अंदर जो है कन्वीन हुआ है। तो इसके अलावा बाकी सारे कोर्ट मार्शल पे यह अप्लीकेबल होगा, बट इन तीनों पे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। फिर जो है इंडियन एविडेंस एक्ट जो है हमारा एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होता है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्यों एफिडेविट पे जो है अप्लाई नहीं होता है। फिर जो है ये वैसा एफिडेविट होगा जो प्रेजेंट किया जाता है किसी कोर्ट या ऑफिसर के सामने, और नॉट टू प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर, यानी कि आर्बिट्रेटर के सामने भी ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कौन कौन सी चीज़, सबसे पहली चीज़ जो इसमें देखने लायक थी, होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करती है ना, और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। याद रखिएगा, जो भी प्रोसीडिंग कोर्ट के सामने होती है, कोर्ट मार्शल के सामने, बट वैसे कोर्ट मार्शल नहीं जो कि आर्मी नेवी और आर्मी नेवी डिसिप्लिन और एयरफोर्स के अंदर कन्वीन हुई हो, इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। देन आपका एफिडेविट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, एंड जो लास्ट वन है वो है आपका आर्बिट्रेटर के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। अब जो है इस एक्ट का कमेंसमेंट डेट क्या है, दिस इज अ 1 सितंबर 1872। इनेक्ट हुआ था 15 मार्च 1872 और कमेंसमेंट हुआ है 1 सितंबर 1872, ठीक है। सेकेंड जो सेक्शन है ये रिपील हो गया है हमारा, तो हम डायरेक्ट आते हैं अपने इंटरप्रिटेशन क्लॉज यानी कि सेक्शन नंबर 3 पे। सेक्शन नंबर 3 में जो है सबसे पहला डेफिनेशन जो दे रखा है वो कोर्ट का है। अब कोर्ट में कौन कौन इंक्लूड होता है, कोर्ट में इंक्लूड होते हैं सारे जजेस, ठीक है, सारे जजेस होंगे, सारे मजिस्ट्रेट होंगे, एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट क्या होगा, आर्बिट्रेटर लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। आर्बिट्रेटर को क्यों छोड़ा गया है, क्योंकि हमने अभी ऊपर में देखा कि आर्बिट्रेटर्स पे या आर्बिट्रेशन पे अप्लीकेबल नहीं होता है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन जो कोर्ट का है उसमें भी इंक्लूड किए गए हैं जजेस, मैजिस्ट्रेट या सारे अदर पर्सन, ठीक है, जो भी ऑथराइज है एविडेंस लेने के लिए, ये सारे पर्सन उसमें कवर होंगे, बट आर्बिट्रेटर कवर नहीं होगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फिर आता है हमारा फैक्ट। फैक्ट मतलब क्या होता है, एनीथिंग और स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग बीइंग कैपेबल ऑफ परसीव्ड बाय सेंसेस। और दूसरी चीज क्या, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। यानी कि फैक्ट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी स्टेट ऑफ थिंग, किस चीज, किस स्टेट में कोई चीज रखी गई है, ठीक है, कोई किस स्टेट में किसी चीज को पाया गया है, ये सारी चीजें, उस चीज का रिलेशन क्या क्या है किसी पर्सन से या किसी दूसरी चीज से, उस जो फैक्ट है उसको कैसे परसीव किया गया है सेंसेस से, जो हमारे सेंसेस है उससे हम कैसे हमने परसीव, टच करके, आइस से टच करके फील किया, परसीव किया है, या आइस से देखा या ईयर से सुना है, तो हमने कैसे परसीव किया, ये सारी चीजें जो है आपकी फैक्ट होती है। ये तो हो गई हमारी फिजिकल फैक्ट। दूसरा टाइप का जो फैक्ट है वो होता है साइकोलॉजिकल फैक्ट, जो कि डील करता है कोई भी मेंटल कंडीशन जिससे पर्सन जो है कॉन्शियस होता है। तो फर्स्ट वाला जो है आपका फिजिकल फैक्ट के बारे में बात कर रहा है, एंड सेकेंड वाला जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में बात कर रहा है आपका, ठीक है, ठीक है। इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा, इलस्ट्रेशन में ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा है, इसमें बस यही बात कर रहा है कि कोई भी इंसान कोई चीज़ देखता है, सुनता है, तो वो एक फैक्ट है। कोई भी चीज़ अपनी सेंसेस से परसीव करता है तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट, ठीक है। किसी मैन का कुछ पर्टिकुलर सर्टन रेपुटेशन है, दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। तो ये जो है इलस्ट्रेशन दी गई है, इंडियन एविडेंस एक्ट के इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये जो इलस्ट्रेशन अभी मैंने आपको बताया दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर आता है हमारा रेलिवेंट का डेफिनेशन। रेलिवेंट मतलब क्या होता है, वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर व्हेन वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर टू इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट। यानी कि रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है, कोई ऐसे फैक्ट जो फैक्ट इन इशू है वो उससे रिलेटेड कोई फैक्ट है, ठीक है, जो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड कोई फैक्ट है उसको क्या बोलता है, रेलिवेंट फैक्ट।
ठीक है। एक फैक्ट जो रेलिवेंट कब कहलाता है, जब वो किसी फैक्ट इन इशू से वन या अनदर वे में कनेक्टेड हो, तो उसको बोलते हैं हम रेलिवेंट फैक्ट, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। ठीक है। फिर आता है हमारा फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या होता है? फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर ऑफ itself or in connection with the other fact the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follow। यानी कि फैक्ट इन इशू क्या होता है? फैक्ट इन इशू बेसिकली होता है हमारा वैसे फैक्ट, ठीक है, जिसके बारे में, जो फैक्ट इन इशू मतलब वैसे फैक्ट जिसके बारे में जो है डिस्प्यूट, जिसका डिस्प्यूट जो है ना, एक पार्टी जो है असर्ट कर रहा है एंड दूसरी पार्टी जो है डिनाई कर रही है। ठीक है, एक पार्टी जो है हम उसको असर्ट कर रहे हैं एंड दूसरी पार्टी उस फैक्ट इन इशू को डिनाई कर रही है, और उसके बारे में ही कोर्ट में जो है चल रही है बात कि किसकी कौन पार्टी जो है राइट है। तो वैसे फैक्ट जिसके बारे में कोई एक पार्टी असर्ट करता है, दूसरा पार्टी डिनाई करता है, उसको फैक्ट इन इशू बोलते हैं। अब ये जो असर्शन और डिनाइड हो रहा है, वो किसके बारे में हो रहा है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं, या नॉन एग्जिस्टेंस है, उसका नेचर क्या था, एक्सटेंट क्या था, राइट क्या थी, लाइबिलिटी क्या थी, डिसेबिलिटी क्या थी, जिस फैक्ट को असर्ट कर रहा है या डिनाई कर रहा है किसी सूट या प्रोसीडिंग्स में। तो ये सारी चीज के नेचर, एक्सटेंट, राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है कोर्ट ऑफ लॉ में। इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन भी अटैच है जो कि बोल रहा है व्हेन इवन अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन relating to the civil procedure, any court record and issue a fact, the fact to be asserted and denied in the answer to issue of such fact in issue। तो जब भी किसी लॉ के प्रोविजन के अंदर, ठीक है, जो कि सिविल प्रोसीजर से डील करता है, कोई कोर्ट रिकॉर्ड कर रहा है फैक्ट इन इशू, जिसको एक बार एक इंसान असर्ट कर रहा है दूसरा इंसान जो है डिनाई कर रहा है, तो वो जो है फैक्ट इन इशू कहलाता है। ठीक है, इसका कुछ इलस्ट्रेशन है वो देख लेते हैं, जो बोल रहा है कि एन अक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी, ए जो है अक्यूज है बी के मर्डर का, तो क्या ट्रायल में जो क्या क्या क्वेश्चन उठेंगे कि ए ने बी को डेथ कॉज किया, ए का इंटेंशन था कि वो बी के डेथ कॉज करेगा, ए जो है उसको ग्रेवन सडन प्रोवोकेशन दिया गया बी के द्वारा, इसलिए उसने मर्डर किया। तो ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं कोर्ट में, और ये ही क्वेश्चन जो है फैक्ट इन इशू कहलाते हैं हमारे। अब फैक्ट से रिलेटेड दो और चीज है, जो है मैक्सिमम टर्म्स है कुछ इसके लैटिन टर्म्स, जो है फैक्टम प्रोबेंडम, ठीक है, फैक्टम प्रोबेंडम एंड फैक्टम प्रोबेंशिया। ठीक है, ये हम लैटिन टर्म में यूज करते हैं, फैक्टम प्रोबेंडम एंड फैक्टम प्रोबेंशिया, एंड दिस इज फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, एडिशनल फैक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन की तरफ। तो डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट मीन्स कोई भी मैटर जो एक्सप्रेस किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, चाहे लेटर में, फिगर में, मार्क में, या इन सब में, लेटर, फिगर, मार्क में, इन सब में कोई एक के थ्रू, दो के थ्रू या तीनों के थ्रू एक्सप्रेस किया गया है, तो किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं एक्सप्रेस। ठीक है, स्टोन पे कर सकते हैं, पेपर पे कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, कुछ भी करके अगर हमने किया है उसको डॉक्यूमेंट कहेंगे। ठीक है, राइटिंग डॉक्यूमेंट होता है, प्रिंटेड लिथोग्राफी, फोटोग्राफीज डॉक्यूमेंट होते हैं, मैप, प्लान जो है डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई इंस्क्रिप्शन मेटल प्लेट पे, स्टोन पे, वो भी डॉक्यूमेंट होता है, कैरिकेचर जो होता है वो भी डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, फिर आते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो कि है एविडेंस। एविडेंस के डिफिनेशन, ठीक है, तो एविडेंस मींस एंड इंक्लूड क्या करता है? एविडेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है? सारे स्टेटमेंट जो कोर्ट परमिट करता है उसके सामने देने के लिए विटनेस के द्वारा, ठीक है, इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, जो विटनेस देता है अपना स्टेटमेंट, जो भी विटनेस देता है कोर्ट के सामने, इन रिलेशन टू द फैक्ट, जो भी फैक्ट इन इशू है, फैक्ट जो इंक्वायरी के अंदर है उससे रिलेटेड जो भी विटनेस स्टेटमेंट देता है वो एविडेंस कहलाता है। ठीक है, और वैसे स्टेटमेंट को जो है ओरल एविडेंस कहते हैं, जो विटनेस देता है अपने स्टेटमेंट के थ्रू। दूसरा जो होता है वो होता है सारे डॉक्यूमेंट, जिसमें इंक्लूडिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी, जो कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यानी कि एविडेंस भी है जो हमने दो तरह की देख ली। ठीक है, फर्स्ट इज एविडेंस जो है हमारा वो ओरल एविडेंस है, एंड सेकेंड वन इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सेकेंड क्लॉज। ठीक है,
तो फर्स्ट क्लॉज हमारा बात कर रहा है ओरल एविडेंस के बारे में, जो कि विटनेस देता है। सेकंड क्लॉज जो है ये हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी इंक्लूडेड है, और ये जो है 2000 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाली चीज़, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो प्रूव्ड के बारे में बोल रहा है। अब प्रूव्ड क्या होता है? फैक्ट को जो है हम प्रूव कब कहते हैं? जब आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट ईदर बिलीव इट to exist or consider its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of a particular case, to act upon the supposition that it exists। यानी कि प्रूव कैसे, फैक्ट को हम प्रूव बोलेंगे जब सारे सर्कमस्टांसेस शो कर रहे हैं कि ये कोई भी एक प्रूडेंट पर्सन, कोई भी एक नॉर्मल रीजनेबल पर्सन जो है वो क्या सोचेगा कि ये फैक्ट जो है ये तो प्रूव्ड ही है। इन सारे सर्कमस्टांसेस बस यही शो कर रहे हैं, इन ऑल द जो इसके जो भी निकलते हैं, जितने भी हम रीजनिंग निकाले तो सारी तरह से हम यही देखते हैं, हाइपोथेसिस जितने भी निकलेंगे वो सारे यही कहते हैं कि ये फैक्ट जो है वो प्रूव है। तो वही बोल रहा है इसमें स्टेटमेंट कि फैक्ट को हम प्रूव कब मानेंगे? जब मैटर जो भी कोर्ट के सामने होगा ना, उसको कंसिडर करने के बाद कोर्ट बिलीव करता है कि या तो ये फैक्ट जो है ये एग्जिस्ट करते हैं, या तो इस फैक्ट का एग्जिस्टेंस इतना नामुमकिन है कि कोई भी प्रूडेंट पर्सन नहीं मानेगा कि ये फैक्ट जो है एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रूव्ड। फिर आता है हमारा डिसप्रूव्ड। ये क्या बोलता है? फैक्ट को कब डिसप्रूव बोलेंगे? जब मैटर जो भी कोर्ट के सामने है वो सारी कंसिडर करने के बाद कोर्ट कंसिडर करेगी उसके सामने जो भी मैटर है और बिलीव कर लेगी कि ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट वाले में था, सॉरी फर्स्ट वाले में थोड़ा सा मैंने अलग बता दिया था, ध्यान से सुनिएगा। प्रूव्ड क्या होता है? प्रूव्ड वैसे होता है कि या तो उसकी एग्जिस्टेंस है ही है, इन ऑल द सर्कमस्टांसेस जो भी कोर्ट के सामने मैटर जो भी रखे गए, इससे ये प्रूव होता है कि कोर्ट के सामने उसकी एग्जिस्टेंस तो है ही, या तो ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दे रहा है कि कोई प्रूडेंट पर्सन ना उससे एक ही इन्फरेंस निकाल सकता है कि यस दिस इज प्रूव्ड, ठीक है, दिस इज प्रूव्ड। कोई भी जो इन्फरेंस ऐसा नहीं निकल रहा है जिससे ये पता चल रहा है कि दिस मे बी नॉट प्रूव्ड, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम प्रूव्ड। डिसप्रूव कैसे कहेंगे? कि उसका एग्जिस्टेंस जो इतना इम्प्रोबेबल है कि कोई भी प्रूडेंट पर्सन जो है वो मान ही नहीं सकता कि वो एग्जिस्ट करता है, तो उसको मानेंगे डिसप्रूव्ड, ठीक है। तो मैटर जो भी कोर्ट के सामने वो बिलीव करता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, और उसका एग्जिस्टेंस इतना नॉन एग्जिस्टेंस इतना प्रोबेबल है कि कोई भी प्रूडेंट पर्सन नहीं मान सकता कि वो एग्जिस्ट करता है। जो डेफिनेशन आपके एग्जाम में आती है वो होती है नॉट प्रूव्ड की। और नॉट प्रूव्ड क्या होता है? नॉट प्रूव्ड होता है a fact is said to be not proved when it is neither proved nor disproved। जब प्रूव नहीं कर पाते हैं या डिस्प्रूव भी नहीं कर पाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? नॉट प्रूव्ड, ठीक है। इंडिया का डेफिनेशन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। अभी इसमें एक्सक्लूडिंग नहीं होगा, इंक्लूडिंग होगा जम्मू एंड कश्मीर, एंड देन द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें जो है आपके 2000 के अमेंडमेंट से ऐड हुई हैं। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 3। अब आते हैं हम अपने सेक्शन नंबर 4 की तरफ, जो कि मे प्रेज्यूम, सेल्फ प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बात करता है। तो मे प्रेज्यूम क्या होता है? तो वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट में प्रेज्यूम अ फैक्ट, इट में either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it। यानी कि जब ये प्रोवाइड किया जाता है कोर्ट के सामने और कोर्ट प्रिज्यूम करता है किसी फैक्ट को कि ये फैक्ट जो है ना ये प्रिज्यूम है, कब तक ये प्रिज्यूम करता है कोर्ट कि ये जो भी फैक्ट है वो प्रूव्ड है? जब तक अदर पार्टी जो है वो कुछ प्रूव लाके जो है उसको डिस्प्रूव ना कर दे। तो जब तक अदर पार्टी डिस्प्रूव ना कर दे तब तक हम इसको मानेंगे कि ये प्रूव्ड है। तो ये मे प्रिज्यूम है। मे प्रिज्यूम में जो है अदर पार्टी के पास राइट होता है कि वो कभी भी जो है एविडेंस लाके उस चीज़ को जो है डिस्प्रूव करा सकती है, ठीक है। अब आता है हमारा सेल्फ प्रूफ। सेल्फ प्रूफ क्या कहता है? कि ये डायरेक्टेड है। देखिए यहाँ पे ये ही डिफरेंस है प्रोवाइडेड एंड डायरेक्टेड वर्ड में। तो यहाँ पे कोर्ट डायरेक्ट करता है किसी डॉक्यूमेंट को या किसी चीज़ को कि ये प्रूव्ड है, किसी फैक्ट को ये प्रूव्ड है, और तब तक जब तक जो है अदर पार्टी डिस्प्रूव ना कर दे। अब मे और सेल में डिफरेंस क्या है आप ये पूछेंगे, तो मे जो है ना थोड़ा
मी में जो है अदर पार्टी आराम से कभी भी ला के और डिस्प्रूव करा सकती है किसी फैक्ट को, उसके पास फुल्ली राइट है। लेकिन सेल प्रिज्यूम में जो है ना स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन होता है कि दिस फैक्ट इज एग्जिस्टेड, और अगर आपको डिस्प्रूव करना है तो कोर्ट से परमिशन लीजिए। एंड थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट होता है, बट इसमें ज़्यादा आसानी से आप डिस्प्रूव कर सकते हैं। कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है, कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है? कंक्लूसिव प्रूफ जो है वैसे फैक्ट्स होते हैं जिनको आप रिबर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप रिबर्ट नहीं कर सकते हो तो वैसे जो प्रूफ्स होते हैं कि एक बार जो डिसाइड कर लिया कोर्ट ने दिस इज फाइनल, यू कैन नॉट रिबर्ट दैट, ठीक है, वो कंक्लूसिव प्रूफ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है पेरेंटल जो होती हैं, सेक्शन नंबर है हमारा 112, यानी कि सेक्शन 112 जो है वो बात करता है कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ जो है आप रिबर्ट नहीं कर सकते, एक बार कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, कंक्लूसिवली प्रूव कर दिया, तो फिर कोई रिबर्ट नहीं कर सकता है उसको। तो ये हो गया हमारा कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। अब इसके साथ मैं आपको एक एडिशनल फैक्ट बता देती हूँ जो कि कोई बताता नहीं है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है प्रिजम्पशन जो होती है हमारी, प्रिजम्पशन जो होती है वो दो तरह की होती है प्रिजम्पशन, ठीक है। थोड़ा राइटिंग इग्नोर कीजिएगा, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। प्रिजम्पशन क्या होती है? प्रिजम्पशन फैक्ट की होती है, और प्रिजम्पशन जो है हमारी लॉ की होती है। तो जो ये मे प्रेज्यूम होता है ना, मे प्रेज्यूम आता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के अंदर, ठीक है। सेल प्रिज्यूम जो है हमारा वो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंदर आता है। फिर जो इसका थर्ड क्राइटेरिया कंक्लूसिव प्रूफ, वो भी है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में, ठीक है। कंक्लूसिव प्रूफ जो आता है वो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में आता है आपका, ठीक है। तो ये भी अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये तो आपका चलिए हो गया प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, बट दिस बोथ इज प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे? अब दिस इज कॉल्ड एट रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, नोट डाउन कर लीजिएगा, रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ बोलते हैं सेल्फ प्रिजम्पशन को। एंड इसको कंक्लूसिव प्रूफ जो होता है इसको बोलते हैं इरिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, जिसको रिबर्ट ना कर पाए, इरिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कंक्लूसिव प्रूफ होता है। रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ सेल्फ प्रिज्यूम होता है, एंड रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है मे प्रिज्यूम होता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा जो है आपके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। हो सकता है तो बेयर एक्ट में ही आप पेंसिल लेके नोट डाउन कर लीजिए साथ ही साथ, लेकिन ये कंसेप्ट याद रखिएगा। तो आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा और आप चाहते हैं कंटिन्यू करना इस सीरीज़ के साथ कि नहीं। आज मैंने जो है सेक्शन नंबर 4 तक ही रखा है, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो चलना ज़रूरी होता है, अदरवाइज जो है सारे कंसेप्ट जो है आपके ऊपर से चले जाएंगे। फिर भी मैंने स्पीड थोड़ी सी फास्ट ही रखी है। आपका ऑलमोस्ट जो है 25 मिनट्स, 25 भी नहीं 23 मिनट्स में ही अब यहाँ तक मैंने बता दिया। ये अगर डिटेल में बताने जाओ तो ये पूरे पूरे जो है ये कंसेप्ट लाते लाते 2 क्लास जाते हैं आराम से, एक एक घंटे के, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिप्स बताया है, बट हर चीज़ मैंने कवर की है। जिसने भी पढ़ रखा है एक बार तो उनको पता होगा। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से ये सारे सब्जेक्ट आपको के लिए लेकर आने के लिए। सो कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।